हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल सौरभ जैन सर पे। हम लोगों ने आपके लिए स्टार्ट किया है एसएससी स्टेनोग्राफर का सेट 2 और न्यू बुक से है ये। यस, इससे पहले हम लोग इसका सेट 1 करा चुके हैं। जो न्यू बुक मार्केट में आई है उस बुक से ये सेट हमने लिए हैं। एक सेट इसका 16 हम करा चुके हैं, 2 सेट आज इसका स्टार्ट हो रहा है। यस, जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं इसका कैमरा ऑन कर लूँगा, बिल्कुल बेफिक्र रहिए आप, ज़रा भी मत घबराइएगा। आपको जहाँ मुझे लगेगा कि समझाने की ज़रूरत है मैं वहाँ अपने आप कैमरा ऑन करके आपको समझा दूँगा। आपकी शिकायत थी कि सर पेपर पेन वाला मेथड अच्छा था, बिल्कुल वही मेथड अपनाएंगे, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। बस थोड़ा सा सपोर्ट कर चले जाइए आप, क्योंकि इससे मुझे वीडियो बनाना आसान हो रहा है, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। यस, और कोई कारण नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको भी अपना सुविधा देखनी है और मुझे भी सुविधा देखनी है और काम ज़्यादा हो जाए तो इसमें क्लियरिटी ज़्यादा आ रही है। सबसे पहली बात तो यही है, और दूसरी बात ये है कि इसमें वीडियो बनाना भी थोड़ा सा ईजी हो गया है मेरे लिए। चलिए कोई बात नहीं, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका एक्टिव पैसिव पे। कह रहा है कि द सेक्रेटरी गेव मी द एप्लीकेशन फॉर्म। द सेक्रेटरी गेव मी द एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पे अगर आपको देखें तो आपको दिख रहा है सेकंड फॉर्म दिख रहा है, तो समझो आपको चाहिए हेड प्लस थर्ड फॉर्म, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, वोजवर प्लस थर्ड फॉर्म। अब अगर मैं यहाँ गौर करूँ तो पहले सेंटेंस में वोज तो है लेकिन बीइंग है। वोज के साथ बीइंग तब आता है जब सेंटेंस में आईएनजी फॉर्म हो वोजवर के साथ में। अगले में इज लगाया इसलिए बाहर। सी में हैड है थर्ड फॉर्म इसलिए बाहर। डी में वोजवर प्लस थर्ड फॉर्म है, इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट आपका क्लोज टेस्ट कह रहा है कि ब्लैक फ्राइडे कोमा द डे फॉलोइंग थैंक्स गिविंग डे। इसको छोड़ते हुए चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। ब्लैक फ्राइडे इज़ वाइल्डली डैश एट द बिगिनिंग ऑफ द क्रिसमस शॉपिंग सीजन। ब्लैक फ्राइडे इज़ वाइल्डली डैश, ब्लैक फ्राइडे को माना जाता है एट द बिगिनिंग ऑफ द क्रिसमस शॉपिंग सीजन। अब माना जाता है के लिए यहाँ पर आप इस्तेमाल करेंगे रिगार्डेड का, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी। ब्लैक फ्राइडे इज़ वाइल्डली रिगार्डेड एज द बिगिनिंग ऑफ द, जो भी है यहाँ पे उसके लिए, यानी कि सेकंड का आंसर यहाँ हो जाएगा आपका रिगार्डेड। इज़ रिगार्डेड मतलब माना जाता है। नेक्स्ट है आपका एज द बिगिनिंग ऑफ द क्रिसमस शॉपिंग सीजन मोस्ट डैश रिटेलर्स। अगर आप गौर करें तो रिटेलर आपका प्लूरल है। रिटेलर क्या आपका एक प्लूरल। यस, तो प्लूरल के लिए आप प्लूरल वर्ब का ही इस्तेमाल करेंगे नाउन का। तो यहाँ पे हम लोग बता दूँ आपको, उसने कहा मोस्ट डैश, ये यहाँ पे मोस्ट के साथ यहाँ अच्छा हुआ कि आप मेजर लगाएं, क्योंकि आगे जो है नाउन वो काउंटेबल है रिटेलर्स। तो मोस्ट मेजर रिटेलर्स, इसका आंसर हो जाना चाहिए आपका थर्ड का ए। यस, क्या आंसर हो जाएगा थर्ड का ए। चलते हैं नेक्स्ट पे। मोस्ट मेजर रिटेलर्स ओपन अर्ली, जल्दी खोल लेते हैं। एंड डैश, अब देते हैं, क्या देना है उनको, सेवा दे रहे हैं अपनी बैठे हुए। एंड डैश ऑफर, मेक अवेलेबल, कम अप विद और पुट फॉरवर्ड। यहाँ हमारे पास खूब सारे वर्ड है। ऑफर का मतलब होता है देना, मेक अवेलेबल उपलब्ध कराना, कम अप विद कोई विचार प्रस्तुत करना, और पुट फॉरवर्ड कोई प्रस्ताव सामने रखना। तो यहाँ पे कम अप विद और पुट फॉरवर्ड आने से रहा, ऑफर हो जाएगा यहाँ पे सिंपल। कह रहा है कि मोस्ट मेजर रिटेलर्स ओपन अर्ली एंड ऑफर प्रमोशनल सेल्स देते हैं। टू डैश, टू अब आपके पास फिर से आ गए हैं फ्रेजल वर्ब। किक ऑफ, स्टार्ट आउट, स्टार्ट ओवर और सेट ऑफ। पहला फ्रेजल वर्ब है किक ऑफ, जिसका मतलब होता है शुरू करना। क्या होता है इसका मतलब, शुरू करना। उससे अगला है आपका स्टार्ट आउट का मतलब होता है अपनी यात्रा या प्रक्रिया प्रारंभ करना। उससे अगला स्टार्ट ओवर, दोबारा शुरू करना। और सेट ऑफ, किसी बुरी परिस्थिति के शुरू होने का कारण होना। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला ही, किक ऑफ। तो टू प्रमोशनल सेल्स टू किक ऑफ द हॉलीडे शॉपिंग सीजन। ऑफन द 3 days फॉलोइंग थैंक्सगिविंग आर हॉलीडे, देयर बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ डैश शॉपर्स। शॉपर्स है आपका प्लूरल, तो यहाँ पे शॉपर्स आपका साथ ही साथ एक नाउन भी है। क्या आपका यहाँ पे एक नाउन है। नाउन से पहले इस्तेमाल किया जाता है एडजेक्टिव का। किसका इस्तेमाल किया जाता है, एडजेक्टिव का। यस, जो रूल है आपका वो ये है कि नाउन हो अगर तो नाउन से पहले इस्तेमाल करना चाहिए आपको किसी एडजेक्टिव का। और एडजेक्टिव है आपका यहाँ पे पोटेंशियल।
क्या है यहाँ पे आपका एडजेक्टिव? पोटेंशियल, क्योंकि इसके आखिर में लगा हुआ है AL, तो ये आपका एक एडजेक्टिव है पोटेंशियल। यहाँ पे आपको उसका लगाना होगा पोटेंशियल, इसका मतलब होता है संभावित। क्या होता है? संभावित। तो आप इसका आंसर लगा देंगे पोटेंशियल, यानी कि पोटेंशियल शॉपर्स। 6 का हो जाएगा पोटेंशियल शॉपर्स। नेक्स्ट पे चलें अगर हम लोग, तो नेक्स्ट है आपका 7 सेंटेंस। पोटेंशियल शॉपर, इट हैज़ डैश बीन, ये थोड़ा सा अच्छा हो गया और माफी चमका बंदी हो गया है फ़ोन। इट हैज़ बीन डैश। सो बच्चों देखिए यहाँ पे कह रहा है कि इट हैज़ डैश बीन द बिजिएस्ट शॉपिंग डे ऑफ द ईयर सिंस 2005। तो ये सबसे बिजिएस्ट शॉपिंग डे था 2005 से। यहाँ पर आपका सिंस प्लस टाइम जो समय को शो कर रहा है, तो यानी कि सिंस 2005 के मतलब 2005 के कारण से यहाँ पे ये जो है, या फिर 2005 से अब तक ये सबसे बिजी शॉपिंग डे रहा। तो ऑप्शन आपके पास में ऑर्डरली, रूटीनली, कंसिस्टेंटली या नॉर्मली। अच्छा होगा कि यहाँ पे आप कंसिस्टेंटली लगाएं, तो मतलब होता है लगातार। क्या होता है यहाँ पे? इसका मतलब लगातार, जो इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि 7 का आंसर हो जाएगा आपका C। द अर्लीस्ट डैश ऑफ द यूज ऑफ फ्रेज ब्लैक फ्राइडे इन शॉपिंग, द अर्लीस्ट सजेशन, साइन, मार्क, एविडेंस। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ द यूज ऑफ फ्रेज ब्लैक फ्राइडे इन अ शॉपिंग। जो अर्लीस्ट एविडेंस था, एविडेंस मतलब कोई प्रमाण, कोई पुष्टि होना किसी चीज़ की, यहाँ पे इसका ऑप्शन इसलिए फिट बैठ रहा है D। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ द यूज ऑफ फ्रेज ब्लैक फ्राइडे इन अ शॉपिंग डैश सजेस्ट दैट। अब यहाँ पे 9 में सिचुएशन, कॉन्टेक्स्ट, सेटिंग, बैकग्राउंड। 9th में सिचुएशन सजेस्ट, कोई परिस्थिति सजेस्ट कर रही है। कॉन्टेक्स्ट मतलब संदर्भ में, दैट उससे अगला वर्ड है आपका सेटिंग का मतलब यहाँ होने से रहा, बैकग्राउंड का मतलब यहाँ होने से रहा, तो यहाँ पर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ आपका कॉन्टेक्स्ट। शॉपिंग कॉन्टेक्स्ट सजेस्ट दैट it originated in Philadelphia where it was used to describe the heavy and dash traffic. The heavy and dash traffic, disturbing, meddling और interfering और disruptive। तो यहाँ पर हो जाएगा इसका डिसरप्टिव, यानी कि बाधा पहुँचाने वाला ट्रैफिक, क्योंकि जब बहुत बड़ा कोई मेला यहाँ पे लगा हो, कोई शॉपिंग लगा हो, शॉपिंग फेस्टिवल हो, तो वहाँ मेल बाधा यानी कि ट्रैफिक के माध्यम से बहुत बाधा पहुँचेंगी। एंड डिसरप्टिव ट्रैफिक दैट अकर्ड on the day after Thanksgiving. The uses of the term Black Friday dash back to, यानी कि ये एक फ्रेजल वर्ब है बच्चों, यहाँ पे अपना आप ही याद रखें आप इसको। ये कैसा है फ्रेजल? आप ये एक फ्रेजल वर्ब है आपकी डेट बैक टू। क्या होती है आपकी? ये डेट बैक टू। तो इसको ऐसे इस्तेमाल करते हैं, डेट बैक टू, ये पूरा एक फिर चलता है साथ में, तो हो जाएगा डेट बैक टू। क्या हो जाएगा आपका आंसर इसका? डेट बैक टू। यस, चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। 11 सेंटेंस नंबर 12 कह रहा है कि दे हैव डन लॉट्स ऑफ रिसर्चेस बिफोर मेकिंग द फिल्म। यहाँ पे आपको बता दूँ कि उसने इस्तेमाल किया है लॉट ऑफ का। लॉट ऑफ का कभी भी इस्तेमाल नहीं करते इस तरह से। लॉट के साथ में हमेशा या तो लॉट्स ऑफ होता है या फिर अ लॉट ऑफ, कभी भी लॉट ऑफ नहीं होता ओनली, या तो लॉट्स ऑफ या फिर अ लॉट ऑफ। इन दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल आपको करना होगा। तो यहाँ पे सेंटेंस जो दिया गया वो गलत है, लॉट ऑफ रिसर्चेस, इसका मतलब भी गलत है। तो आपको ऑप्शन हो जाना चाहिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अ लॉट ऑफ रिसर्च, अ लॉट ऑफ रिसर्चेस, यानी कि डी इसका आंसर हो जाना चाहिए मेरी राय में फिट बिल्कुल। नेक्स्ट पे चलें अगर हम लोग, कह रहा है कि आइडेंटिफाई the segment in the sentence which contains the grammatically error. Whenever I went to cinema, I bought for myself popcorn and coke for a special treat. Sentence number 13 कह रहा है कि whenever I go to cinema, जब भी मैं जाता हूँ सिनेमा में, तो यहाँ पे एरर क्या किस पार्ट में हो रही है? कह रहा है कि whenever I went to cinema, I bought for myself popcorn and coke फॉर आ स्पेशल ट्रेड। यहाँ पर फॉर की जगह अच्छा होगा आप यहाँ पे लिखें एज आ स्पेशल ट्रेड, एज आ स्पेशल ट्रेड, नॉट फॉर अ स्पेशल ट्रेड, एज आ स्पेशल ट्रेड। तो यहाँ पे अ एज लगाएंगे, फॉर की जगह फॉर हटेगा और यहाँ पे आएगा आपका एज। तो ये सेंटेंस आपका हो जाएगा करेक्ट, यानी कि इसमें गलती हो जाएगी आपकी डी पार्ट में, फॉर हटेगा
और एज आएगा उसकी जगह पे। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। नेक्स्ट सेंटेंस कह रहा है कि कैन एनिमल टेल मी व्हाट डिड वी लर्न इन मैथमेटिक्स यस्टरडे। ये सेंटेंस आपका बना हुआ है इंट्रोगेटिव में। किसमें बना हुआ सेंटेंस आपका ये इंट्रोगेटिव में। यहाँ पे कैन एनिमल टेल मी व्हाट डिड, यहाँ पे जो बहुत बड़ी गलती नज़र आ रही है मुझे वो ये है कि सेंटेंस डबल इंट्रोगेटिव बन रहा है। अगर आप गौर करें तो सेंटेंस पहले तो कैन से स्टार्ट हुआ, कैन प्लस सब्जेक्ट है तो यानी कि ये इंट्रोगेटिव है। क्या है आपका ये इंटरोगेटिव। उसके बाद में बीच में डब्ल्यू फैमिली प्लस हेल्पिंग वर्ब है, इसका मतलब ये भी इंट्रोगेटिव हो गया। और मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि एक ही सेंटेंस में डबल इंट्रोगेटिव यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ जो डबल हो, सेम फैमिली की हो, वो एक साथ नहीं आ सकती। चाहे वो इंट्रोगेटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे फ्यूचर हो, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे एपोस्ट्रोफ हो, या कोई भी सेम फैमिली के दो वर्ड एक साथ नहीं आएंगे। तो यहाँ पर डबल इंट्रोगेटिव बन रहा है, कैन भी और ये भी। अब पहला वाला इंट्रोगेटिव तो आप हटा नहीं सकते अपनी जगह से, आप ऐसा तो कर सकते एवरीवन कैन टेल मी, ऐसे नहीं हो सकता। डब्ल्यू फैमिली के यहाँ पे बाद में जो आया व्हाट डिड वी लर्न, वो आप करें व्हाट वी लर्न, डिड हटा के लर्न की सेकंड फॉर्म लगा दे लर्न, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। सेंटेंस यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा इस तरह से, यानी कि डिड वी लर्न, सी पार्ट इसका रॉन्ग हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे, सेंटेंस पे इसके सेंटेंस नंबर 15। यहाँ कह रहा है कि जैन वोक अप हैव अ सोर थ्रोट एंड बाय इवनिंग हिज वॉइस हैड डिसअपीयर्ड। सेंटेंस नंबर 15 कह रहा है कि जैन वोक अप हैव अ सोर थ्रोट एंड बाय इवनिंग हिज वॉइस हैड डिसअपीयर्ड। अगर आप यहाँ गौर करें, यहाँ पे हैव उसने लगाया, जॉन वोक अप हैव, यहाँ पे गौर करें तो वोक अप अपने आप में एक सेकंड फॉर्म है वर्ब की, ये एज ए सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हो रहा है। साथ में उसने लगाया हैव, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो कि बिल्कुल तरीका गलत है। अब या तो यहाँ पे वर्ब से वर्ब को जोड़ने के लिए टू का इस्तेमाल करें, लेकिन ऐसा भी सही नहीं होगा बिकॉज ये फ्रेजल वर्ब है, खाली वर्ब नहीं है ये फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब अगर हो तो आप टू से दूसरी वर्ब को नहीं कनेक्ट कर सकते। या फिर दूसरा तरीका ये है कि आप इसे ऑब्जेक्ट बनाइए। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्या करना होगा, आप इसे हैव को हैविंग यानी कि जिरंड बनाना होगा, ये आपका बन जाएगा ऑब्जेक्ट। क्या बन जाएगा आपका ये ऑब्जेक्ट, यानी कि जिरंड बनते ही आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट। सेंटेंस हो जाएगा आपका करेक्ट, यानी कि इसका हो जाएगा डी पार्ट रॉन्ग। यस, कह रहा है कि आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स ग्रामेटिकली एरर। आपको बताना है किस पार्ट में इसके एरर है। आई थिंक बॉयज़ एंड गर्ल्स मस्ट बी लर्निंग टू डू हाउस होल्ड चोर्स फ्रॉम एन अर्ली एज। हाँ जी, फ्रॉम एन अर्ली एज। यहाँ पे कह रहा है कि मस्ट बी लर्निंग, तो यहाँ पे मस्ट बी लर्निंग की जगह अगर अच्छा होगा कि आप सिर्फ मस्ट लर्न ही लिख दें, खाली यही अपना में काफ़ी है। मस्ट लर्न, मस्ट का मतलब होता है कंपल्सन, मजबूरी, नैतिक ड्यूटी, तो करना चाहिए, करना चाहिए, सीखना चाहिए। यस, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आप यहाँ पे ये लगा दें। तो बॉयज़ एंड गर्ल्स मस्ट लर्निंग, मस्ट बी लर्निंग की जगह मस्ट लर्न करें, यानी कि बी लर्निंग की जगह लर्न होना चाहिए था। इसका डी पोर्शन हो जाएगा आपका रॉन्ग, अगर आप डी पोर्शन को लर्निंग की जगह लर्न कर देंगे तो ठीक हो जाएगा आपका। कह रहा है कि आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 17। आपको बताना है फिर से किस पार्ट में इसमें गलती है। सम स्टूडेंट हु आर लेट विल नॉट बी अलाउड टू एंटर एग्जामिनेशन हॉल। सम स्टूडेंट की जगह आप अच्छा हो क्या आप या तो यहाँ पे लगाएं द स्टूडेंट, क्या लगा दें द स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स हु आर लेट विल नॉट बी अलाउड टू एंटर द एग्जामिनेशन हॉल, या फिर द स्टूडेंट की जगह आप चाहें तो दोज लगा दें आप, दोज स्टूडेंट्स हु आर लेट। तो यानी कि इस सेंटेंस में आपके सम स्टूडेंट वाले पार्ट में गलती है, यानी कि बी इसका हो जाएगा एरर। मीनू थिंक्स दैट सलमान इज़ अ सिंगर देन नितिन। अब यहाँ पे देन का इस्तेमाल हो रहा है आगे, अगर आप गौर करें तो देन है आपका एक कंपैरेटिव वर्ड। क्या है आपका यहाँ पे देन एक कंपैरेटिव वर्ड। अब कंपैरेटिव वर्ड के लिए कोई कंपैरेटिव डिग्री का आना ज़रूरी है। यस, अब यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री कौन सी है, आप ए नहीं लगा सकते बिकॉज ए में उसने दो कंपैरेटिव एक साथ लगाए, तो ये तो ऐसे ही रॉन्ग हो जाएगा आपका। ए में मोर और बेटर दो एक साथ लगाए हैं, दो कंपैरेटिव डिग्री एक साथ नहीं आ सकती, ये बाहर हुआ। अगला है आपका बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री, इससे पहले दा होना चाहिए था जो कि ऑप्शन में नहीं है। उससे नेक्स्ट है आपका गुड पॉजिटिव डिग्री का, यहाँ जरूरत नहीं है बिकॉज आगे देन खड़ा हुआ है। आपका सिर्फ और सिर्फ बचता है बेटर, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका डी करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट पे।
नेक्स्ट है आपका पैसिव फॉर्म बनानी है आपको इसकी। कह रहा है कि मिस्टर ज़बीहुल्ला डिड नॉट सबमिट द ग्रेड्स ऑन टाइम। डिड नॉट है यानी कि सेकंड फॉर्म। अगर सेकंड फॉर्म है तो ज़रूरी होगा कि आप यहाँ पे वॉज वर्ड ढूंढें। कितनों में है? पहले में नहीं है, बी में नहीं है, सी में है, डी में भी है वॉज वर्ड। यस, एक बात का और ध्यान रखें, यहाँ पे दो में है आपका वॉज वर्ड, सी में भी और डी में भी। सेंटेंस बनेगा आपका द ग्रेड से, द ग्रेड्स वर नॉट नॉट, लेकिन डी में बीइंग दिया गया है, बीइंग यहाँ नहीं आएगा, ये ध्यान रखें आप इस बात का। यस, एक सेकंड ब्रेक। तो यहाँ पे डी में बीइंग की वजह से डी बाहर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। चलते हैं 20 पे। कह रहा है कि यू डू बाय ओल्ड बुक्स डोंट यू। ये तो है ही। अब आपको 3 लगाने हैं ऑर्डर में, बी, सी या डी। ए के बाद बी या ए के बाद सी या फिर ए के बाद डी। यू डू बाय ओल्ड बुक्स डोंट यू। पीपल सीम टू प्रीफर टू बाय न्यू बुक्स नाउ डेज। सबसे आखिरी की लाइन है। बी सबसे लास्ट में आएगा, यानी कि ए या डी में से, सी या डी में से कोई इसका एक आंसर होगा। बिजनेस इज़ नॉट सो गुड एज इट यूज टू बी। फिर डी देखिए, आई विल हैव टू सी वट यू हैव गॉट बिफोर आई आंसर योर क्वेश्चन। यस, ए के बाद डी आना चाहिए, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ओके माय डियर, अब चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। नेक्स्ट सेंटेंस भी आपका पैराजंबल ही है, इसको चेक करते हैं। सेंटेंस नंबर 21, ये भी आपका पैराजंबल पे ही डिपेंड है सेंटेंस। कह रहा है कि व्हेन आई रिटर्न टू माई सीट आई हैपन टू सी अ मैन हु वॉज माई नेबर ईयर्स अगो। पहला सेंटेंस फिक्स है। चलते हैं नेक्स्ट पे, क्या कह रहा है उसके बाद में। ही वॉज अ ग्रेट टॉकर, ही वॉज अ ग्रेट टॉकर, यानी कि ए के बाद बी आएगा, ये कन्फर्म है क्योंकि एक व्यक्ति की बात हो रही है और उस व्यक्ति के बारे में बताया ही वॉज अ ग्रेट टॉकर। सो आई डिड नॉट विश टू मीट हिम नाउ जस्ट एज माई हॉलीडे वॉज अबाउट टू बिगिन। हॉलीडे ख़त्म होने वाले हैं। डी, इट यूज़ टू टेक आवर्स टू गेट अवे फ्रॉम होम, यानी कि ए, बी, फिर बी के बाद डी और फिर सी आएगा, क्योंकि पहले उसने बात करी उस व्यक्ति की जो उसकी सीट पर बैठ गया, वो एक ग्रेट टॉकर था। इट यूज़ टू टेक आवर्स टू गेट अवे फ्रॉम होम, घर से निकलने में उसे काफ़ी समय लगता, लेकिन उसके पास समय नहीं था बिकॉज उसका हॉलीडे समाप्त होने वाले थे, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ए, बी, डी, सी, यानी कि डी इसका आंसर हो जाएगा। आई अराइव्ड इन इंडिया लास्ट वीक सैड सरा। 22 में उसने कहा आई अराइव्ड, यानी कि सेकंड फॉर्म। अगर डायरेक्ट इंडायरेक्ट में सेकंड फॉर्म हो तो इसका पैसिव बनाते समय आपको हैड प्लस थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना होता है, जो पहले में है, बी में भी है, सी में नहीं है और डी में नहीं है। सरा सैड शी हैड अराइव्ड, सरा सैड सी हैड अराइव्ड इन इंडिया द लास्ट वीक, और ऊपर वाले में प्रीवियस वीक। यस, लास्ट को हमें प्रीवियस में बदलना होगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 22 का ए। 23 देखें, मी एंड अंशिता आर गोइंग टू द मॉल। यहाँ सेंटेंस बनाया उसने मी से। अब ज़रा देखें यहाँ पे मी में, मैं कैमरा ऑन कर रहा हूँ अपना, उसने शुरू किया मी से। मी आपका एक ऑब्जेक्ट है। यस, मी क्या आपका एक ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट से दुनिया का कोई भी सेंटेंस शुरू नहीं हो सकता। तो मी एंड अंशिता की जगह आप अच्छा होगा कि बनाएं आई एंड अंशिता, आई एंड अंशिता। 23। अब एक बात और का ध्यान रखना होगा आपको, आई है फर्स्ट पर्सन और अंशिता है थर्ड पर्सन। 1+3 का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है? 1+3 का फॉर्मूला। अब हमें ये चेक करना होगा कि 1+3 का फॉर्मूला यहाँ फिट भी बैठ रहा है या नहीं। फॉर्मूला ये बोलता है, एक तो है 1 2 3, क्या है 1 2 3, और एक है 2 3 1। 1 2 3 लगता है गलत काम के लिए और 3 2 1 लगता है सही काम के लिए। यहाँ था 1 3, तो यानी कि गलत काम के लिए, जबकि गलत काम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। गोइंग टू द मॉल ये कहना गलत होगा, तो आप इसको बनाएंगे 2 3 1 पे। किसे बनाएंगे इसको आप? 2 3 1 पे, 2 3 1, यानी कि 3 और 1 आएगा आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा अंशिता एंड आई, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? बी, अंशिता एंड आई, बी इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। सेंटेंस नंबर आपका 24 है आपका वोकेबलरी आपके फ्लैम्बॉयंट। बताना है आपको एप्रोप्रिएट एंटोनियम्स। क्या बताना है आपको इसका? एंटोनियम। फ्लैम्बॉयंट का मतलब होता है भड़कीला। क्या होता है इसका मतलब? भड़कीला। ऑप्शन देखते हैं क्या क्या हमारे पास में ऑप्शन जो ऑप्शन हमारे पास में है, आपको बताना है उल्टा।
स्ट्राइडेंट भड़कीला, लाउड शोर, अंडरस्टेटेड मतलब सादा या सालीन, और एक्स्ट्रावर्जन मतलब बहुत अधिक खर्चीला। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, सादा या सालीन। 25th, आई विल अप्रिसिएट योर सपोर्ट, द न्यू कैप्टन टोल्ड द टीम। नए कैप्टन ने टीम से कहा कि आई अप्रिसिएट के साथ पहले लगा हुआ है विल प्लस फर्स्ट होम है, तो आपको वुड प्लस फर्स्ट होम ढूंढना होगा, जो कि पहले में नहीं है, यानी कि ए में नहीं है, बी में है, सी में नहीं है और डी में भी नहीं है। तो सिर्फ इसका आंसर बी के अलावा कोई और हो ही नहीं सकता। आप इसका आंसर लगाएंगे बी। 25 का आंसर हो जाएगा आपका बी। चलते हैं 26 पे। वैन विल यू कंप्लीट योर प्रोजेक्ट, माई टीचर आज। फिर से वैन आ गया है और विल है। सेंटेंस पहली बात तो वैन से कनेक्ट होगा और विल का हो जाएगा वुड। फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फोर्थ में है। तो 26 का आंसर हो जाएगा आपका डी। चलते हैं पैराग्राफ पे, आराम से पढ़िए। कह रहा है कि तुतनाखामन वॉज पैरोए ऑफ इजिप्ट फ्रॉम 1361 टू 1352। इन डेट को अंडरलाइन कर लीजिए, पहले ही आप कॉपी में लिख लीजिएगा एक, अगर आप पेन कॉपी लेके बैठे हैं इस टाइम तो, क्योंकि जब भी कोई पैराग्राफ आपका डेट पे डिपेंड हो तो आप वो डेट को अलग लिखते रहे, क्योंकि एक क्वेश्चन जरूर उससे पूछा जाएगा। He died at the early age of 19 and was buried in a tomb in the Valley of the Kings on the west bank of the river Nile. Not much is known about the life of this king or why he died so young. इसके बारे में सब कुछ ज़्यादा नहीं पता है कि वो इतनी जल्दी क्यों मर गया। In fact, we would never have heard of him if not for the magnificent treasure found in his tomb. उसके टॉम से कुछ खजाना निकला था। कह रहे अगर उसके टॉम से खजाना ना निकलता तो हम लोग उसके बारे में कभी कुछ जान ना पाते। All the other tombs in the Valley of the Kings had been robbed in ancient times, but nobody knew about Tutankhamun's tombs for hundreds of years. Hence, there was a great deal of excitement when his tomb was discovered by two Englishmen. जब दो इंग्लिशमैन ने इसके अंग्रेजों ने इसकी टॉम को खोजा। One of them, Howard Carter, पहले थे Howard Carter, was a professional archaeologist. The other, Lord Carnarvon, was a rich man interested in archaeology and who generously spent his money on excavation for 4 years from 1917 to 1922. इसको भी लिख लीजिएगा एक जगह, मैंने कहा आपको जितनी भी डेट हैं आपको सबको अलग लिख लेना है। 22, they had been excavating in the Valley of the Kings without finding anything new. They were on the verge of giving up when a steep appeared as Carter was clearing some stones near a royal tomb. He excavated further and unearthed a breathtaking collection of treasure in a tomb, all buried with Tutankhamun's 3 to 74 years ago. However, the story of Tutankhamun did not end there. Some Egyptians believed that, according to an ancient curse, anyone who touched Tutankhamun's tomb would die. Most people laughed at the idea of the curse coming true. However, when the last man climbed out of the tomb, a sudden sandstorm blew up and people saw a hawk, the ancient royal symbol of Egypt, fly overhead. Locals took this to mean that the spirit of the dead king had left his tomb, cursing those who had opened it. 5 months later, Lord Carnarvon died of an infected mosquito bite on his cheek. पहला सेंटेंस कह रहे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी ट्रू है। अगर हम लोग स्टेटमेंट के हिसाब से चले तो यहाँ पे तुतनखामुन डाइड ऑफ ए मॉस्किटो बाइट, जी नहीं, तुतनखामुन नहीं, लॉर्ड कॉर्नवालिस मरा था। मोस्ट इजिप्शियन डिड नॉट बिलीव दैट देयर वाज अ कर्स ऑन दोज हु टच तुतनखामुन, जी नहीं, इजिप्ट ने तो बताया था ये बारे में, ये भी रॉन्ग है। वेरी फ्यू टॉम्ब्स हैड नॉट बीन रॉब्ड बाय रेडर्स, ये आंसर इसका ठीक है। 27 का ये पार्ट बिल्कुल ठीक हो सकता है, यहाँ पे जिक्र हुआ है इसका ऊपर, अगर आप गौर करें। कह रहे कि ऑल द अदर टॉम्ब्स इन द वैली ऑफ द किंग हैड बीन रॉब्ड इन एंशिएंट टाइम्स, यानी कि इसका जिक्र हुआ है, यानी कि सी इसका सही हो सकता है। लॉर्ड कार्नवालिस स्पॉन्सर्ड एक्सकेवेशन बिकॉज ही लव्ड आर्कियोलॉजी, इसका भी जिक्र हुआ है ऊपर, यानी कि 2 सेंटेंस ठीक हो जाएंगे इसके। द अदर यानी कि ये लाइन आपकी, लॉर्ड कार्नवालिस वॉज अ रिच मैन इंटरेस्टेड इन आर्कियोलॉजी एंड हु जनरसली स्पेंट हिज मनी, यानी कि 5th और 9th लाइन में इसका जिक्र हुआ है, यानी कि नीचे की सी और डी ऑप्शन दोनों ही सही हैं। द फ्रेज ऑन द वर्ज ऑफ गिविंग अप का मतलब क्या है यहाँ पे, यानी कि छोड़ देना, के कगार पर छोड़ देना, यानी कि सरेंडरिंग, इसका आंसर हो जाएगा डी। तुतनखामुन इज रिमेंबर्ड टुडे बिकॉज ही डाइड वेरी यंग। 29, ही वॉज अ फेमस रूलर ऑफ इजिप्ट, जी नहीं,
ही टॉम कंटेन ट्रेजर, जी उसके टॉम में से ट्रेजर ना निकलता तो लोग उसको आज तक भी ना जान पाते। द साइट ऑफ द हॉक फ्लाइंग इन द स्काई सजेस्टेड दैट लॉर्ड कार्नवन वुड बी बाइटन बाय अ मस्कीटो। द किंग्स स्पिरिट हैड escaped from the tomb. The course was about to come true, or a sandstorm was on its way. 30 का बी आंसर हो जाएगा द किंग्स स्पिरिट हैड escaped from the tomb। जब वो लास्ट वाला उसके यहाँ से निकला तो ऐसा लोगों ने सोचा कि शायद किंग की आत्मा जो है अब कुंभस से निकल के जा चुकी है। द टॉम्ब ऑफ टुनकामेंस वॉज डिस्कवर्ड इन 1922, इसका जिक्र हुआ है पैराग्राफ में, ये यहाँ पे लिखा हुआ है 1917 टू 1922, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1922 AD। अब अगला है आपका ग्रामेटिकली पोर्शन, कह रहा है कि आपको बताना है कि इसमें से कौन सा पार्ट करेक्ट है। यू हैव वॉच द फिल्म बिफोर, आपको बनाना है इसका क्वेश्चन टैग। यहाँ पे यू हैव वॉच द फिल्म बिफोर, गौर करें सेंटेंस में आया है हैव, क्या है सेंटेंस में हैव। अगर सेंटेंस में कहीं भी हो क्वेश्चन टैग में, जो क्वेश्चन टैग बनता है वो बनता है आपका हैव प्लस थर्ड फॉर्म से, किससे बनता है, सॉरी हेल्पिंग वर्ब प्लस क्वेश्चन सब्जेक्ट से, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट से बनता है क्वेश्चन टैग। ये मार्कर सोलर नहीं चल रहा है। जैसे उसने कहा आई एम अ ड्राइवर, कुछ भी सेंटेंस उसने कहा तो आप इसको बनाएंगे कुछ हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट जो भी रहेगा। यहाँ पर उसने सेंटेंस में कहा है आपसे यू हैव वॉच दैट फिल्म बिफोर, यू हैव वॉच्ड, यानी कि सेंटेंस है आपका अफर्मेटिव। क्या है सेंटेंस, आपको बनाना होगा नेगेटिव, तो बनेगा इसका हैवंट यू, क्या बनेगा हैवंट यू, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। सेंटेंस नंबर नेक्स्ट आपका 33, जो कि आपका इडियम है, वॉश वंस हैंड्स ऑफ समथिंग, यानी कि अपने हाथ खड़े कर देना, अपने हाथ खड़े कर देना, साफ साफ इनकार कर देना किसी बात से, रिफ्यूज़ टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग। 34 सेंटेंस है आपका वोकेबलरी बेस्ड। वर्ड है आपका स्क्रम्शियस, स्क्रम्शियस आपका एक वर्ड है जिसका मतलब होता है आपका स्वादिष्ट या फिर बहुत ही कोई चीज़ स्वाद से भरी हुई। तो ऑप्शन है आपके पास डिस्गस्टिंग, बेकार, रिवोल्टिंग, विद्रोह। हमें बताना है सिनोनिम्स, हॉरेंडस और डिलीशियस, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी डिलीशियस। नेक्स्ट आपको बताना है एंटोनिम्स। वर्ड है रॉकस, रॉकस का मतलब होता है शोरगुल या तेज हवा, तो सबड्यू, अनरूली, हर्स या वाइल्ड। 35 का आंसर हो जाएगा आपका ए सबड्यू। आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेंस ग्रामेटिकली एरर, आपको बताना है कि इस सेंटेंस के किस पार्ट में ग्रामेटिकली एरर है। यस, तो मैं फिर से आपके लिए इसका कैमरा ओपन कर रहा हूँ जिससे कि मैं आपको उसको क्लियरली समझा सकूँ। आपको बताना है इसके किस पार्ट में एरर है। चलिए चलते हैं, पहले कह रहा है कि सेंटेंस पहले मैं देख लूँ एक बार क्या कह रहा है पूरा। इवन इफ आवर मेन प्लेयर्स पुल अप, even if our main players pull up, we will go ahead with the match as scheduled। वर्ड का इस्तेमाल किया उसने पुल अप, पुल अप का मतलब होता है आलोचना करना, क्या होता है आलोचना करना, जबकि वो कहना चाह रहा है यहाँ पे निकाल दिया जाना, किसी का वापस ले जाना। इवन इफ आवर मेन प्लेयर्स पुल अप की जगह यहाँ होना चाहिए था पुल आउट, यानी कि नाम वापस ले लेना, नाम वापस ले लेना, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पुल अप की जगह पुल आउट होना चाहिए था। नेक्स्ट सेंटेंस 37, माई सिस्टर वॉज एंग्री विद मी बिकॉज आई डैश हर स्टेपलर, आई डैश हर स्टेपलर। ऑप्शन है आपके पास में 37, पहला ऑप्शन है आपका श्रेड, उससे अगला स्पिल्ट, उससे अगला है टोर, उससे अगला आपका डैमेज। देखिए टोर का मतलब होता है फाड़ देना, तो ये तो होने से रहा, स्पिल्ट मतलब तोड़ देना, उसका आंसर हो जाएगा डी डैमेज, खराब कर देना। गिव समवन द कोल्ड शोल्डर 38 एक ईडियम है, गिव समवन द कोल्ड शोल्डर, किसी को अनदेखा करना, किसी को अनदेखा करना, तो इसका आंसर हो जाना चाहिए आपका, ऑप्शन पे चलते हैं पहले लेकर फटाफट से। मेक समवन कोल्ड एंड अनकंफर्टेबल, डेलिबरेटली इग्नोर समवन, जी जानबूझकर किसी को इग्नोर करना, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका बी ही। अगला वर्ड है आपका वोकेबलरी से, वोकेबलरी का है नेक्स्ट सेंटेंस, तो पहला वर्ड है चेरिश,
आपको बताना है इसका सिनोनिम्स। क्या बताना है आपको इसका सिनोनिम्स। चेरिश का मतलब होता है किसी चीज़ को संजो कर रखना, बचा कर रखना, सेव कर रखना। ऑप्शन आपका उसमें नर्चर, इग्नोर, डिस्ट्रॉय या फोरसेक। इग्नोर, डिस्ट्रॉय, फोरसेक, इन तीनों का मतलब होता है छोड़ देना, त्याग देना। तो इसका आंसर हो सकता है सिर्फ नर्चर। अगला है आपका फिर से एक ईडियम है, द कॉस्ट ऑफ माई लैपटॉप इज़ हाई देन योर्स। यह सेंटेंस में आया आपका हाई के साथ देन है, तो आपको बनाना होगा उससे कंपेरेटिव भी साथ ही साथ। कंपेरेटिव कौन सा है इसका, आपका सिर्फ और सिर्फ डी पोर्शन में है। इसका आंसर हो जाएगा हायर देन, यानी कि डी इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। यस। नेक्स्ट आपको 41, शिल्पा हुम इज़ माई टीनेंट। ध्यान दीजिएगा सेंटेंस पे, शिल्पा हुम इज़ माई टीनेंट। शिल्पा हुम इज़ माई टेनेंट। देखिए हुम व्यक्तियों के लिए आता है, ये बात सत्य है, लेकिन हुम एक ऑब्जेक्ट माना गया है रिलेटिव प्रोनाउन में, तो इसके बाद वर्ब नहीं आ सकती, ये ध्यान रखें आप। तो यानी कि ये तो बात कन्फर्म है कि ये दिया गया गलत है। अब यहाँ पे हुम की जगह आपका आना चाहिए था हु। क्या आना चाहिए था आपका यहाँ पे हु आपका सिर्फ सी में ही है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि दैट और विच व्यक्तियों के लिए इस्तेमाल नहीं होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 41 का सी। नेक्स्ट है आपको बनाना का पैसिव सेंटेंस का। सुकन्या हैज़ कुक्ड इनफ फूड फॉर 20 पीपल। हैज़ प्लस थर्ड फॉर्म, तो आपको बनाना होगा हैज़ बीन प्लस थर्ड फॉर्म, जो कि ए में नहीं है, बी में नहीं है, बी में हैड बीन है, सी में विल भी है, ये भी बाहर हुआ रेस से, यानी कि इसका मतलब आपके पास सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बचता है डी, यानी कि 42 का आंसर हो जाएगा आपका डी। 43, दे आर सेटिंग अप अ कारपेट रिसाइकलिंग फैक्ट्री। इसका फिर से पैसिव बनाना है। एक्टिव आपका इज एम आर प्लस ING। आपको पैसिव बनाते समय ध्यान रखना होगा इज एम आर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म। इज एम आर प्लस बीइंग फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में है, फोर्थ में नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ सी। नेक्स्ट आपको फिर से पैसिव बनाना है। रिचा हैजंट इन्वाइटेड मी टू द पार्टी। फिर से हैज़ ए प्लस थर्ड फॉर्म है, तो आपको हैज़ ए प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना होगा। ए में नहीं है, बी में नहीं है, डी में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सी में है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट, आई विल कम टुमारो, प्रॉमिस विजया। विल का हो जाएगा वुड, टुमारो को हो जाएगा द नेक्स्ट डे। कितनों में है फटाफट से चेक कीजिए। फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में है, थर्ड में विल का विल रखा, फोर्थ में टुमारो को टुमारो रखा, तो इसका आंसर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ सेकंड। नेक्स्ट आपको बताना है कि सेंटेंस में क्या एरर हो सकती है। सिर्फ और सिर्फ आपको ब्रैकेट पार्ट देखना है। यस, ब्रैकेट पार्ट चेक करना है और कुछ नहीं चेक करना आपको उसका। चलते हैं। कह रहे हैं कि द फिल्म स्टेज विद यू लॉन्ग आफ्टर यू आर फिनिश्ड वॉचिंग इट। यू आर फिनिश्ड वॉचिंग इट। यहाँ अच्छा होगा कि सेंटेंस को आप आफ्टर की वजह से गौर कीजिएगा। सेंटेंस में यहाँ आपका आफ्टर, आफ्टर एज ए प्रीपोजिशन यहाँ पे नहीं है, एज ए कंजक्शन यहाँ पर है। ये एक फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, अगर आफ्टर के बाद वर्ब ना हो, अगर आफ्टर के बाद वर्ब ना हो, ऑब्जेक्ट हो, तब तो ये प्रपोजिशन है। क्या है ये? प्रपोजिशन। लेकिन अगर आफ्टर के अगर दोनों तरफ वर्ब हो, इधर भी वर्ब हो और इधर भी वर्ब हो, तो ये कंजक्शन का काम करता है। किसका काम करता है? ये कंजक्शन का। ऐसे में आफ्टर के बाद वाला हिस्सा परफेक्ट में बना करता है, ये ध्यान रखें आप। अगर बिफोर होता तो बिफोर के पहले वाला हिस्सा परफेक्ट में बनता, और अगर आफ्टर है तो आफ्टर के बाद वाला हिस्सा परफेक्ट में बनेगा। यानी कि आपको लगाना होगा हैज़ हैव में से कोई भी एक प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जो ए में भी है और बी में। सेंटेंस पार्ट में चला जाएगा और पार्ट की यहाँ जो पढ़ रही है नहीं पढ़ रही है, ये तो क्लियर करेगा आपका पिछला सेंटेंस ही। जी, पिछला सेंटेंस आपका स्टेज है, तो यहाँ पे पार्ट की जरूरत तो नहीं है। आपको ए ऑप्शन लगाना होगा सिर्फ और सिर्फ इसका। यस, आप हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाएंगे। हैव फिनिश्ड वॉचिंग, हैव फिनिश्ड वॉचिंग। अब बात ये उठती है कि वॉचिंग ही क्यों आया। देखिए, ये कुछ वर्ड हैं आपके, इनको ध्यान सुन लीजिएगा। स्टार्ट, स्टॉप, एंड, बिगिन, फिनिश, लव, हेट, लाइक, डिसलाइक। इनके बाद हमेशा हम लोग जिरंड का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? जिरंड का। इनके तुरंत बाद हमेशा जिरंड आती है, इसलिए फिनिश के बाद में वॉचिंग आया इसीलिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। नेक्स्ट सेंटेंस आपका फिर से वोकेबलरी बेस्ड। इसका मैं कैमरा बंद कर दूं पहले तो। कह रहा है कि
स्टूपेंडस, ये बड़ा प्यारा वर्ड जिसका इस्तेमाल कई बार गीता माँ, DID या फिर किसी अन्य शो में मैंने देखा है करते हुए, आपने सुना होगा स्टूपेंडस, फैंटेबुलस, फैंटास्टिक, बहुत सारे वर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो स्टूपेंडस मतलब होता है शानदार, क्या होता है? शानदार। तो इसका आंसर आपको बताना है एंटोनियम्स। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ऑफुल, बहुत बुरा, क्योंकि फैंटेस्टिक, वंडरफुल, अमेजिंग इसके सिनोनिम्स हैं। आई विल फिनिश माई वर्क बिफोर 6 PM। तो ये आपका पैसिव बनाना है, विल दिख रहा है और हैव दिख रहा है, तो आपको विल हैव बीन भी दिखना चाहिए पैसिव बनाते समय, जो फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में है, सी में नहीं है, डी में नहीं है। इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ हो जाएगा आपका सेकंड यानी कि बी। आपको बताना है फिर से इसके किस पार्ट में एरर है। द कैप्टन ऑफ द टीम वॉज वेरी क्रिटिसाइज फॉर द क्वालिटी ऑफ हिज लीडरशिप, 49 सेंटेंस। यहाँ पे द कैप्टन ऑफ द टीम वॉज वेरी क्रिटिसाइज की बात वेरी मच क्रिटिसाइड होना चाहिए था, क्योंकि क्रिटिसाइड यहाँ पे एज ए वर्ब की तरह इस्तेमाल हो रहा है, एडजेक्टिव की तरह। तो यहाँ पे द कैप्टन ऑफ द टीम वॉज वेरी मच क्रिटिसाइज फॉर क्वालिटी ऑफ हिज लीडरशिप का इस्तेमाल करना होगा। तो ये सेंटेंस आपका ठीक हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं लास्ट पे, लग्जीरियंट आपका वर्ड है 50। लग्जीरियंट का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, काफ़ी अधिक मात्रा में होना। आपको बताना है सिनोनिम्स। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लश, 50 का हो जाएगा बी, और कोई इसका आंसर नहीं हो सकता। पीरियड मतलब सम्मान, बैरन मतलब बंजर, मेजर मतलब कम, तो लश मतलब पर्याप्त मात्रा में, प्रचुर मात्रा में। व्हेन यू वेंट टू अमृतसर यू मस्ट हैव द डैश गोल्डन टेम्पल। अब आपको फिर से बताना है यहाँ पे किस पार्ट में कौन सा वर्ड सही हो सकता है। एक्सपीरियंस, ट्रैवल्ड, विजिटेड, ग्रीटेड। कह रहा है कि जब आप अमृतसर जाएं तो गोल्डन टेम्पल जरूर जाएं, गोल्डन टेम्पल जरूर जाएं। तो अच्छा होगा यहाँ पे विजिट लगाएं, क्योंकि बात घूमने की हो रही है। व्हेन यू वेंट टू अमृतसर यू मस्ट हैव विजिटेड द गोल्डन टेम्पल, मतलब घूम करके आना चाहिए आपको गोल्डन टेम्पल भी। नेक्स्ट आपको फिर से पैसिव बनाना है। द वार विल डिस्ट्रॉय एवरीथिंग, फिर से विल प्लस फर्स्ट फॉर्म में आपको ढूंढना होगा, विल बी प्लस थर्ड फॉर्म, जो कि सेकंड फर्स्ट में है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में नहीं है, डी में नहीं है। इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ हो जाएगा ए, 53। और लास्ट सेंटेंस होगा ये आज का। उसके बाद का नेक्स्ट पार्ट आप देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। द टीचर इज गोइंग टू टेक द स्टूडेंट ऑन अ पिकनिक, आपको बनाना है पैसिव। आपको दिख रहा होगा इज एम आर प्लस ING यानी कि इज गोइंग, आपको ढूंढना होगा इज एम आर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म। फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में है, थर्ड में नहीं है, डी में भी नहीं है। तो इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ हो जाएगा बी, बस। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस बुक का ये सोल्यूशन मेरे द्वारा समझ में आया होगा खूब अच्छे से। जितना मुझसे हो सकता है उतना बेहतर से बेहतर मैं आपको दे रहा हूँ। नेक्स्ट पार्ट इसका बहुत जल्दी अपलोड होगा, फिलहाल आप इसको देखिएगा। हैव ए नाइस डे, सी यू टुमारो, शब खैर, गुड नाइट।